students. This is Nitin here. Welcome to Nitin Online Classes. So today's topic is the unification of Germany. So in the last video, we have discussed how liberal nationalist movement went on happening in Europe and how they fought for the uh, m- building of the nation. How they fought for their liberty, their unity, and they always wanted to have a country. They always wanted to convert their small territories or small kingdoms into the nations. So this was the whole struggle about making this nation. So in the same context, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ. तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट्स स्टेजेस, हु वर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस यूनिफिकेशन. तो सबसे पहले देखते हैं. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting states' power and achieving political domination over Europe. यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों कि अभी तक क्या था कि जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट था, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो किसके द्वारा बढ़ाई जा रही थी? लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा, है ना. ये हम लोगों ने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है कि लिबरल जो मिडिल क्लास लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ये सब लोग, एक जो मिडिल क्लास का उदय हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ये सब लोगों ने राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वाज फॉरवर्डेड और वाज फॉट बाय दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी. हाउएवर अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, नेशनलिज्म को सिर्फ सेंटिमेंट था, वो किसने बढ़ाया इस बार, किसने मोबिलाइज करने की कोशिश की? कंजर्वेटिव्स ने. मतलब जो मोनार्की सिस्टम पहले से चला आ रहा था, जो अलग अलग मोनार्क यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में काम कर रहे थे, उन लोगों ने अब नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज किया. क्यों? ताकि वो खुद का डोमिनेंस यूरोप में बरकरार रख सके, सो दैट दे कुड मेंटेन देयर डोमिनेंस. बिकॉज अब देखो, उनको सपोर्ट किस तरह से हासिल होगा? जब कोई जब वो लोग खुद जनता की बात करेंगे. उनको पता है कि बिकॉज ऑफ द लिबरलिस्ट मूवमेंट्स लोगों के अंदर ये चीज़ आ चुकी थी कि हाँ, जब तक एक राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा. तब तक ये जो गवर्नमेंट है, मींस जो मोनार्की सिस्टम है, वो मनमाने ढंग से काम करती रहेगी. लेकिन अब मोनार्क्स, अलग अलग राजाओं ने खुद से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश करने लगे. तो ये जर्मनी, और इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में, क्योंकि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन लिबरल मिडिल क्लास ने नहीं करा है. जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन किसने किया है? द मोनार्क्स ने, वहाँ के राजाओं ने. हुआ, हम देखेंगे किस तरह से हुआ. तो सबसे पहले 1848 में जो पूरा रिवोल्यूशन हुआ था, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके गए थे जर्मन रिवोल्यूशनरीज, बट दैट वाज टर्न डाउन बाय द प्रशियन किंग. वो टर्न डाउन हो चुका था, वो उसको नहीं माना गया था. ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई है. देखो, द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स. जो लैंड ओनर्स उनको क्या बोला जाता था? जंकर्स. और इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. द लार्ज लैंड ओनर्स इन जर्मनी और इन यूरोप वर कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया. तो प्रशिया के जो लैंड ओनर्स हैं, उनके द्वारा ये सब पूरा जो सपोर्ट किया था, वो सबको प्रशियन किंग ने डिनाई कर दिया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया. तो ये तो हमें पता चल गया कि 1848 का उनका रिवोल्यूशन अनसक्सेसफुल रहा. अब उसके बाद प्रशिया ने क्या किया? प्रशिया ने वो पूरा मूवमेंट चल रहा था उसको जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का, उसको प्रशिया ने ग्रैब कर लिया. उस पूरे मूवमेंट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया. सो फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. अब उसने क्या किया? जो प्रशिया का जो चीफ मिनिस्टर था, ऑटो वन बिस्मार्क, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी वाज रियली डिसाइसिव, रियली क्रूशियल इन
यूनिफाइंग जर्मनी। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो था ओटो वन बिस्मार्क का, ठीक है। तो ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो उसने क्या किया, उसने किसकी हेल्प ली, प्रशियन आर्मी की एंड ब्यूरोक्रेसी की। और उसके वजह और ओटो वन बिस्मार्क ने 3 अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी, 3 अलग अलग युद्ध लड़े। किससे किससे, एक उसने लड़ा था फ्रांस से, और उसके बाद उसने लड़ा था ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से वो 3 अलग अलग लड़ाई लड़ी थी, जो कि 7 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान तक चली थी। मतलब 7 सालों में उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 अलग अलग देशों से। क्यों लड़ी? देखो, जर्मनी को एक करना था, तो जर्मनी के कुछ पार्ट फ्रांस के पास थे, जर्मनी के कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के पास थे, और कुछ डेनमार्क के पास थे। तो इन ऑर्डर टू यूनिफाई जर्मनी, ही हैड टू फाइट दीज 3 नेशंस एंड take the territories back of Germany, and then afterwards they could make Germany as a nation, they could convert Germany as a nation। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में से 3 अलग अलग युद्ध लड़े, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से, एंड विच एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और उसमें विक्ट्री मिली, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन, इनका पूरा नाम था काइजर विलियम वन, सो ही वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो वर्साइल्स में एक सेरेमनी के दौरान इनका ही बिकेम द किंग ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, जस्ट गिव मी अलाउ मी अ सेकेंड। Yeah. So on the bitterly cold morning of 18th January 1871, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने वहाँ पे विलियम किंग को जर्मनी का राजा बनाया। तो वो हम लोग को देखना है, क्योंकि इसमें से यू माइट गेट अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एज वेल। सो एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मनी, states representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated हॉल ऑफ मिरर्स। so हॉल ऑफ मिरर्स को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, जहाँ पे ये मीटिंग हुई, हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। सो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और जब यूनिफाइड जर्मनी बनी, तो उसका जो राजा था, जो किंग था, वो कौन था? काइजर विलियम वन। अब देखो, जब जर्मनी को एक यूनिफाइड जर्मनी बना लिया गया, एंड दिस वाज मेड अंडर द मोनार्कल सिस्टम इटसेल्फ, तो उसमें चेंज क्या था? इस बार चेंज ये था कि जब अब जो मोनार्कल सिस्टम के थ्रू अलग अलग राष्ट्र बने थे, दे अडॉप्टेड द रिफॉर्म्स इन दोज न्यूली बॉर्न स्टेट्स और न्यूली बॉर्न कंट्रीज, ठीक है। अब क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे? So the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। ये तो हमें पता चल गया कि Prussian state या Prussian king की वजह से ही ये सारा पॉसिबल हो पाया। So the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency। So these are the things that we need to underline। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो करेंसी थी उसको मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, मतलब इन सभी सिस्टम को एम्फेसाइज, इन सभी सिस्टम को रिफॉर्म किया या इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो मॉडर्नाइज किया करेंसी को, बैंकिंग स्टार्ट की, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम was started in Germany। So Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany। So इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया जर्मनी के यूनिफिकेशन। यू मेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टफ्स, और कमेंट बॉक्स में आप लोग को इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। थैंक यू।